हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए प्रतिशत से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आपके लिए लेकर के आए हैं हम। आपको देखना है कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर भी हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है या कि बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शहर की आबादी 1,26,800 है। पहले वर्ष में यह 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की आबादी कितनी होगी? यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि हमने बात की है 2 वर्ष के अंत में। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है 2 वर्ष के बाद या पूछ सकता है 2 वर्ष पहले। अगर बाद में पूछता है तो हमें अंश में क्या कर देना है, 100 में जितना भी बढ़ा या घटा उसे जोड़ देना है या घटा देना है, प्लस कर देना है या माइनस कर देना है। अगर बाद में पूछता है तो हमें हर में क्या कर देना है, 100 में जितना भी बढ़ा या घटा उतना हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है या घटा देना है। ध्यान रखिएगा, अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है, इतना आपको ध्यान देना है। अगर अंत में बात करता है तो 100 हमेशा हर में रहेगा और अगर पहले बात करता है तो 100 हमेशा अंश में रहेगा। इतनी सी बात को आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, 2 वर्ष के अंत में आबादी, वर्तमान आबादी गुणे 100 प्लस जितना बढ़ा इसलिए हमने प्लस किया हुआ है। 15 बढ़ा है तो हमने 15 प्लस किया है। फिर घटा कितना है, 20 घटा है, इसलिए हमने 20 को क्या किया है, माइनस किया बटे 100। इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, 1,26,800 गुणे 115 बटे 100 गुणे 80 बटे 100। इसको हमने कट कर दिया है। पहले हमने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट किए हैं। इसके बाद हमने ये 20 से कट किया, 20 पंचे 100 हो गया और 20 से इसको कट किया तो 20 चौको 80 हो गया। फिर ये 5 बचा, 5 से 115 को हमने कट किया, 23 मिला हमें। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिल जाएगा 1,16,656। तो 2 वर्ष के अंत में आबादी कितनी होगी, 1,16,656। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पर भी क्या है, किसी गांव की आबादी 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है और उसकी वर्तमान आबादी 4,410 है। तो 2 वर्ष पहले उस गांव की आबादी कितनी होगी? अब हमने बात की किसकी की है, 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि 100 हमेशा कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। 2 वर्ष पहले गांव की आबादी बराबर वर्तमान आबादी गुणे 100 बटे, बढ़ रही है इसलिए हम प्लस करेंगे। 2 बार हमें प्लस करना है, 2 बार लिखना है। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहे हैं हम। क्या हो जाएगा हमारा, 4,410 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 100 अपॉन 105। कट कर दें इसको हम, ये 20, ये 21, ये 20, ये 21, 21, 21 से हमने इसको कट किया, क्या मिल जाएगा, सॉरी 10। इसको हल कर देते हैं, 4,000, 20 गुणे 20 गुणे 10 बराबर 4,000। तो ये आपको क्या मिल गई, 2 वर्ष पहले की गांव की आबादी मिल गई है आपको 4,000। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बढ़ने और घटने वाले
फॉर्मूले पहले हमने पढ़े हुए हैं कि हमें कैसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना था। तो हमने पता है क्या कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितने प्रतिशत बढ़ा या कितने प्रतिशत घटा। तो हमको क्या कर देना है, वही 10% लंबाई बढ़ी है तो ये हमने किया 100 प्लस 10। 20% चौड़ाई बढ़ी है तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 10, 100 प्लस 20। इस तरीके से हमें क्या पता चल गया, इस तरीके से हमें ये हमने किया लंबाई और ये हमने किया चौड़ाई। बटे में आपको क्या कर देना है 100, चूँकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम, बटे में हमने कर दिया 100। अब इसमें अंतर हुआ होगा तो हमें क्या कर देना है, -100 कर देना है। कितना बढ़ा कितना घटा यहाँ से हमें पता चलेगा। अगर हमारा आंसर माइनस में आएगा तो हम समझेंगे कि क्षेत्रफल में कमी हुई है, अगर आंसर हमारा प्लस में आएगा तो हम समझेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो ये हमें क्या मिल गया, 110 गुणे 120 बटे 100 माइनस 100। आप देख सकते हैं ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, 132 माइनस 100। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, 32% पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ है, क्षेत्रफल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर वैल्यू हमें क्या मिलती, निगेटिव मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए हो जाता आपका 80 और यहाँ हो जाता 100, तो 80 माइनस 100 माइनस 20, तो हम समझ लेते कि 20% क्या हुआ है, कम हुआ है। अगले केस में आपको यही मिलेगा। देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परिवर्तित हो जाएगा। 20% हमने कम किया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि त्रिज्या का वर्ग करते हैं हम वहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें करना है यही, क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्या करेंगे हम, क्या होता था यहाँ पर, देखिए हमने क्या किया है, कम हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर बढ़ता तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते। माइनस करके हमें क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। माइनस करके हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसके बाद बटे में क्या रहेगा हमारा, 100 रहेगा और माइनस 100। अगर बढ़ जाता 20% तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते। घटा है इसलिए हमने माइनस किया है। अब ये क्या हो जाएगा, 80 का वर्ग बटे 100 माइनस 100। 80 का वर्ग क्या होता है, 6400 बटे 100 माइनस 100। आप देख सकते हैं ये 64 माइनस 100, 64 माइनस 100 का मतलब हमें वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव मिली है। नेगेटिव मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ है, 36% कम हुआ है क्षेत्रफल। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, ज्योति अपनी कुल आय का 20% खाने में, 10% कपड़ों में और 25% दवाई में खर्च करती है और फिर भी 900 रुपये की बचत करती है। बताइए कि ज्योति की मासिक आय कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कुल आय में वो बोल रही है कि जितना वो खर्च कर देती है उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि उसकी ज्योति की आय 1000 रुपये है, अब 1000 में उसने 20% या 100 रुपये है, 100 रुपये में उसने 20% खर्च कर दिया, किस में, दवाई में। तो 20% खर्च कर दिया, मतलब 20 रुपये उसने खर्च कर दिया, अब बचा उसके पास 80 रुपये। तो उसको 80 से मतलब नहीं है, वो 20 रुपये दवाई में खर्च करती है, 25 रुपये खाने में खर्च करती है, 10 रुपये कपड़े में खर्च करती है।
ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करेंगे। जबकि अगर उसी क्वेश्चन में बोल देते कि 20% वो खाने में खर्च करती है, फिर शेष बचे हुए धन का 25%, तो जब इस तरीके से बोल दे शेष बचे हुए धन का, तो उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। उसके लिए हमने एक ये अलग से क्वेश्चन डेवलप किया हुआ है। तो पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन था हमारे पास कि ज्योति अपनी कुल आय का 20% खाने में, 10% कपड़ों पर और 25% दवाई पर खर्च करती है। करते हैं। क्या करेंगे हम इसके लिए? 100 बटे 100 माइनस 20, 25 और 10 गुणे जितना भी उसने बचाया। कितना बचाया? 900 रुपये बचा लिया। सॉल्व कर देते हैं इसको। 100 बटे 20, 25, 45, 10, 55, 100 माइनस 55 गुणे 900 क्या हो जाएगा? 100 बटे 45 गुणे 945 दूनी 90, 20, 2000 रुपये। ये उसकी है मासिक आय। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब शेष नहीं बोलेगा तो हमें एक साथ सभी को प्लस करके क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब जब इस क्वेश्चन में उसने शेष बोला हुआ है, क्वेश्चन है आपके सामने, सुधा अपनी मासिक आय का 10% शिक्षा पर, शेष का 20% खाने पर और शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करती है, फिर भी 5400 रुपये बचत करती है। बताइए कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं कि सुधा की मासिक आय 100 रुपये थी। अब 100 रुपये में 10% उसने क्या कर दिया? शिक्षा पर खर्च कर दिया, पढ़ाई पर अपने खर्च कर दिया। अब जब 10% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा? 90 रुपये बचा। उस 90 का वो 20% खर्च कर रही है, जबकि उस ऊपर वाले केस में क्या था? 90 का नहीं, वो 100 का ही खर्च कर रही थी, है ना। तो इस तरीके के केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 बटे 100 माइनस 20 या 100 माइनस 10 गुणे, अलग अलग कर देना है यहाँ पर हमें। 100 माइनस 20, 100 माइनस 25 और इसके बाद जो भी वो बचत कर रही है, कितनी बचत कर रही है? 5400। 100 बटे ये 100 माइनस 10 90, 100 बटे 100 माइनस 20 80, 100 बटे 75 5400। इसको सॉल्व कर लें हम। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 10,000 रुपये। अब अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करने के बाद भी 108 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जबकि दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले हम ये पता कर लेते हैं कि उसको पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए थे। तो उत्तीर्ण होने के अंक कितने हो जाएंगे भाई? देखिए 30% उसको मिला था, लेकिन फिर भी वो 108 नंबर से फेल हो गया। अगर उसको 108 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसी तरीके से 52% अंक उसको मिले थे, लेकिन 24 अंक उसको ज़्यादा मिल गए। अगर 24 अंक वो कम हो जाते तो वो केवल क्या होता? पास होता। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम पक्षांतर करके। 52% माइनस 30%, प्रतिशत को हम एक साइड ले लेते हैं। 108 प्लस 24
ये 22% हुआ। ये 22% कितने अंक के बराबर हो गया? 24, 36, 2, 32, 132, 22%। तो 1% यूनिटरी मेथड का यूज किया हमने। 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 132/22। इसको डिवाइड कर दें, क्या मिल जाएगा? 6। 1% 6 के बराबर है, तो 100% अंक ही हमारा कुल पूर्णांक कहलाएगा। परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है तो 100% क्या हो जाएगा? 100% बराबर 1% 6 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? 600 अंक का पूर्णांक था हमारे पास। फिर अगला क्वेश्चन, किसी कारखाने में श्रमिकों की वृद्धि से उत्पादन 25% बढ़ जाता है। ये वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन के लिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि कैसे आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर क्या है कि कारखाने में वृद्धि होती है कितनी, अगर श्रमिकों की, तो उत्पादन कितना परसेंट बढ़ गया है? 100% बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि कार्य अवधि को कितना कम कर दिया जाए कि उत्पादन पूर्ववत रहे। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर वृद्धि वाला क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे? 25 प्लस जितनी वृद्धि हो रही है 100 + 25 गुणे 100%, क्या हो जाएगा? 25/125 गुणे 100। 25 से इसको कट कर सकते हैं, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से इसको कट कर दिए 20। तो हम अगर टाइम को 20% कम कर देंगे तो उत्पादन हमारा क्या होगा? पहले के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमने आपको ये पहले भी बताया है कि जब वृद्धि वाले और कमी वाले क्वेश्चन के लिए हम x/x प्लस माइनस x वाला फार्मूला यूज करते हैं, x/100 प्लस माइनस x फार्मूला का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से एक 64% मत प्राप्त करके 588 मतों से विजयी प्राप्त करता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसको कितने परसेंट मिले हैं? वोट 64%। तो जो हारा है उसको कितने परसेंट मिले होंगे? पहले हम वो निकाल लेते हैं। हारने वाले उम्मीदवार को मिले मत। कितने प्रतिशत मिलेंगे भाई? 100 माइनस 64 बराबर 36%। देखिए हारने वाले को मिला है 36%, जीतने वाले को मिला है 64%। तो दोनों का अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हो जाएगा? 64% माइनस 36%। अंतर कितना हुआ? अंतर ही तो है ये 588। 588 वोटों का अंतर था। यहाँ पर परसेंट में कितना अंतर था वो हम निकाल लेते हैं। तो 36 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 28%। ये जो 28% का अंतर है ये 588 के बराबर है। तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा? वही यूनिटरी मेथड, 588/28 कितना हो जाएगा? ये आप इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये आपका आएगा 21। अब 1% वोट तो पड़ा नहीं है, वोट पड़े हैं 100%। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा? 21 गुणे 100 मतलब 2100। तो टोटल कितना मतदान हुआ है? 2100 मतदान हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन से 150% अधिक है। उसे कुल वेतन 28,225 रुपये मिलता है, तो उसका मूल वेतन कितना होगा? कुल वेतन कैसे हम प्राप्त करते हैं? भत्ता प्लस मूल वेतन, यही होता है तरीका। भत्ता प्लस मूल वेतन। तो मूल वेतन हम 100% मानते हैं। ये उसको कुल कितना मिला था? 28,225।
25। भत्ता मिला उसको भाई 150% और मूल वेतन है उसका 100%। कितना हो जाएगा 28,225 की ये बराबर हो गया। ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे 250%। तो हमें मूल वेतन चाहिए यानी केवल 100% चाहिए, तो 1% इसका निकाल लेते हैं। 1% यूनिटरी मेथड 250, तो 100% कितना हो जाएगा 100% ही हमारा मूल वेतन कहलाएगा। 100% 28,225 बटे 250 गुणे 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 से इसको कट किया, 25 को हल कर देते हैं हम और आंसर आ जाता है आपका 11,290। इस तरीके से हमें मूल वेतन प्राप्त हो जाता है।